गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 51 आज स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। मैंने पिछली क्लास के एंड में आपको बताया था कि हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है इंटर कंपनी होल्डिंग्स और इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, अंतः कंपनी विनियोग इनको हिंदी में कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी हमने एक इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें म्यूचुअल डेट्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वहाँ से हमें ये समझ में आ गया था। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का मतलब तो ये होता है कि एक कंपनी, यानी कि हमारी जो दोनों कंपनी ना परचेजिंग और वेंडर, कि उन दोनों में से एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ माल बेचा, खरीदा, इस वजह से कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ स्टॉक उनके पास क्लोजिंग पड़ा है, कुछ डेटर क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल्स रिसीवेबल, या फिर उन्होंने कोई लोन वगैरह ले रखा है एक दूसरे से। तो ये सब हमें समझ में आ रहा है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन यही होता है। लेकिन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट या अंतर कंपनी विनियोग का मतलब ये है कि अमालगमेशन की डेट पर परचेजिंग और वेंडर, इन दोनों कंपनीज में से किसी ने एक दूसरे के अंशों में विनियोग कर रखा हो। समझना, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट मीन्स एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो। डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, नो प्रॉब्लम, वो कॉमन लोन की तरह से आएगा। दूसरे लोन ले रखे हो तो ठीक है, लेकिन अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो वो कहलाएगा हमारा इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट या फिर इंटर कंपनी होल्डिंग्स। तो अंतर कंपनी विनियोग से आशय क्रेता अथवा विक्रेता कंपनी का परस्पर दूसरी कंपनी की अंश पूंजी का धारण करने से है। दूसरी कंपनी की अंश पूंजी को धारण करने से मतलब कैपिटल में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, अंश अगर खरीद रखे हैं, तो उसे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो मैम इसके अंदर तो अब अगर आप लोग समझे तो हमें 3 कंडीशन समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में होल्ड कर रखा, तो 3 बातें हो सकती है। परचेजिंग ने वेंडर के शेयर खरीद रखे हो, वेंडर ने परचेजिंग के शेयर खरीद रखे हो, दोनों ने एक दूसरे के शेयर खरीद रखे। तो बिल्कुल ये तीनों ही कंडीशंस हो सकती है और इन तीनों ही कंडीशंस को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तीनों ही कंडीशंस में अकाउंटिंग में और परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सारी चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। चलिए, 3 कंडीशन समझ में आ गई ना। कंडीशन नंबर 1, जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो। सेकेंड, जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो। और थर्ड, म्यूचुअल होल्डिंग्स, जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के शेयर्स खरीद रखे हो। आई चीज समझ में? ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं कि जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब परचेजिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी होल्ड कर रखे हैं शेयर्स किसके? ट्रांसफरर कंपनी की। मीन्स परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो या अंश धारण कर रखे हो, कुछ भी कहें, या विक्रेता कंपनी में अंशों की धारक हो। अब इस केस में क्या होगा? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब इंटर कंपनी होल्डिंग्स हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे
वो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में भी आएंगे, वो हमारी अकाउंटिंग के अंदर भी आएंगे। तो बिल्कुल अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या रहेगा। अब मैम परचेज कंसिडरेशन भी तो हमने कोई एक मेथड से नहीं पढ़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू को चलिए छोड़ भी दे तो भी दो मेथड तो हमारे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, नेट एसेट्स मेथड और नेट पेमेंट मेथड। तो अब इन दोनों मेथड से जब हम कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, तो इन दोनों चीज़ों को अब हम समझेंगे। देखिए आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इस केस में होगा क्या, हमें पता कैसे चलेगा। तो बैलेंस शीट देने के बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन के अंदर लाइन दे देंगे कि परचेजिंग कंपनी ने इस डेट पर वेंडर कंपनी के इतने शेयर्स खरीद रखे थे। सेकेंड, आपको बैलेंस शीट से पता चले, जब आपको बैलेंस शीट्स दे रखी है, एसेट साइड पे दे दिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कुछ अमाउंट दे दी, दोनों ही केस। तो मतलब अगर परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के अंश खरीद रखे हैं ना, तो परचेजिंग कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट में ये शो होंगे ही होंगे। मैम वेंडर कंपनी के बुक्स में कुछ, देन नो, वेंडर कंपनी ने तो जनरल अपनी जो शेयर कैपिटल इशू होती है वैसे इशू कर रखी, उसमें से कुछ परचेजिंग कंपनी ने खरीदा हुआ, तो ये जो चीज़ है वो शो हो रखी होगी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। किस नाम से, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी के नाम से शो हो रखा होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये अमाउंट ज़रूर होगी। चलिए अब हमें करना क्या है, नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं और कौन सी कंपनी की नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए, वेंडर कंपनी की। तो बिल्कुल वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले एसेट्स लिखी जाएगी वन बाय वन, जो भी टोटल एसेट्स हमारी हो माइनस लाइबिलिटीज़, वो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। पहले तो एक बार क्या कर लो, आप फाइंड आउट कर लो अपनी नेट एसेट्स जैसे आप हमेशा करते हैं। तो नई वैल्यूज़ दे रखे तो नई वैल्यूज़ पर, अदरवाइज पुरानी वैल्यूज़, वो सारे कंसेप्ट यहाँ एज इट इज़ हैं। हमारे पास क्या आ गई, नेट एसेट्स। इन जनरल कीज हम इसे ही क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं इस पर नेट एसेट मेथड। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है, अब पॉइंट को समझना अच्छे से। हो क्या रहा है, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की शेयर होल्डर है, मतलब वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ये किसके लिए होती है, शेयर होल्डर्स के लिए तो होती है। तो इस नेट एसेट में कुछ पोर्शन परचेजिंग कंपनी का भी है, क्योंकि वो वेंडर कंपनी की शेयर होल्डर है। बात समझ में आ रही है। परचेजिंग कंपनी क्या करती है स्टूडेंट्स, वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स के बराबर अमाउंट उनको देती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सके। यही होता है ना परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स के बराबर अमाउंट उसे देती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सके। अब यहाँ समझिए कि उनके शेयर होल्डर में खुद परचेजिंग कंपनी भी एक पोर्शन रखती है। तो क्या परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खुद को पेमेंट करने के लिए पैसा देगी कि ये लीजिए पैसा और आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, देन नो। ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है ना कि मैं किसी को पैसे दूँ कि ये लीजिए 10,000 रुपये और आप मुझे 10,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस नेट एसेट के अंदर परचेजिंग कंपनी का जितना पोर्शन है, उसका जितना भाग है, उस भाग को हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए किसी पर्सन से मैंने कहा कि मैं आपके बिजनेस को परचेज कर रही हूँ, ठीक है, हमने तय किया भैया 10 लाख रुपए में हम आपके बिजनेस को परचेज करेंगे। अब क्या होता है कि वो जो 10 लाख रुपए वो पर्सन जिसको देने वाला है, उसमें एक मैं खुद भी हूँ। मुझे उससे 20,000 उससे रिलेटेड, अपनी कैपिटल से रिलेटेड लेने भी है। तो क्या मैं उसे पूरे 10 लाख दूँ कि आप एक बार 10 लाख ले लो, फिर उसमें से 20,000 रुपये जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे देना?
नो, मैं अपने पोर्शन को पहले ही हटा दूंगी कि रिमेनिंग 9,80,000 आई पे, उन्हीं ही मैं दूंगी, वो ही मैं भुगतान करूंगी। तो यही वाला काम हमें यहाँ करना है। इस टोटल नेट एसेट में परचेजिंग कंपनी का जो शेयर है उसका जो पोर्शन है उसको माइनस करना। तो मैम पोर्शन कहाँ से लाए हैं, तो वो तो निकल जाएगा ना। मान लीजिए परचेजिंग कंपनी ने इनके 10,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, इनके टोटल 1 लाख शेयर्स है, पता चल गया 10% होल्डिंग है, 10% पोर्शन माइनस कर दो। तो इस तरीके से परसेंटेज के रूप में आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है, यहाँ से लेस करना है पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी या शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, कुछ भी लिखे इसे, उनका पोर्शन हमें यहाँ से लेस कर देना है। अब जो बची वो क्या कहलाएगी, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। ये अब आउटसाइडर शेयर होल्डर्स रखे ना, ये हमारे टोटल शेयर होल्डर से रिलेटेड नेट एसेट थी, हमारी परचेजिंग कंपनी को हटाया तो ये आउटसाइडर से रिलेटेड अमाउंट रह गई और ये ही हमारी कहलाएगी परचेज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रही है चीज? टफ नहीं है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना है, खुद के दिमाग पे जोर डाल के समझने की कोशिश करनी है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रैक्टिकली क्या चीज़ सही लगती है और वही होता है, वैसा ही किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया कि किस तरीके से हमें पोर्शन क्यों माइनस करना है। उस पोर्शन को हटाओ, हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया, दैट्स ऑल। ये डिफरेंस आएगा नेट एसेट मेथड के अंदर। सेकेंड मेथड हम कौन सा पढ़ते हैं, नेट पेमेंट मेथड, शुद्ध भुगतान विधि। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एक रेशियो गिवन होता है, हमें एक रेशियो गिवन होता है, उस रेशियो में हम शेयर्स देते हैं। मान लीजिए बोला कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के 2 शेयर के बदले 3 शेयर देने वाली है। चलिए अच्छी बात है, क्या बोल रहे हैं, 2 के बदले 3 शेयर देगी। तो मान लीजिए कि परचेजिंग कंपनी 2 के बदले 3 शेयर दे रही है और वेंडर कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स है, तो इनको कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 30,000। ये हमारा नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन अभी तक हम पढ़ रहे थे। क्या किया, 10,000 के लिए 2 के बदले 3, तो 10,000 के लिए कितने शेयर मिल जाएंगे, 30,000। इसमें तो कोई इशू नहीं। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि वेंडर कंपनी के इन 10,000 में से 500 शेयर है परचेजिंग कंपनी के पास। क्वेश्चन भी तो यही है, I mean, हमारा पॉइंट भी तो यही है, परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर होल्ड करे, तो परचेजिंग कंपनी के पास 500 शेयर है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या परचेजिंग कंपनी खुद को ही इन 500 शेयर के बदले खुद के ही कुछ शेयर्स देगी क्या? नो। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि परचेजिंग कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं उनको पहले हटा दो, रिमेनिंग शेयर्स के लिए ही आपको रेशियो अप्लाई करना है, मीन्स 9,500 इंटू 3/2, इनके ऊपर ही हमें वो रेशियो अप्लाई करना है। आ रही है बात समझ में? क्यों हटाया ये भी समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 10,000 शेयर्स पर रेशियो अप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है ना। इनमें से 500 तो खुद परचेजिंग कंपनी के पास है, तो क्या वो खुद को भी 3/2 के रेशियो में शेयर्स देगी क्या अपने ही? देन नो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नेट पेमेंट मेथड में अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं कि परचेज कंसिडरेशन के लिए परचेजिंग कंपनी कितने शेयर्स इशू करे, तो करे क्या कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के जितने शेयर्स ले रखे उनको आप पहले ही हटा दें, रिमेनिंग पर ही रेशियो अप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएंगे कि इतने शेयर्स परचेजिंग कंपनी अब इशू करेगी। आ रही है चीज़ समझ में? तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में क्या करना है, हम नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय परचेजिंग कंपनी इनको हटाना है और रिमेनिंग के लिए ही हमें रेशियो अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। ये हमारा एडजस्टमेंट होगा फॉर इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट व्हेन परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे। आई बातें समझ में?
तो ये दोनों हमने पढ़ लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू में वैसे कोई खास चेंजेस आएंगे नहीं, शायद एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू का इससे रिलेटेड, इंटरकंपनी होल्डिंग से रिलेटेड, तो क्वेश्चन करते टाइम हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेट एसेट मेथड जैसे करते हैं ना लगभग वैसे ही वो भी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने अभी इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पोर्शन जो है ना, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में कहाँ चेंजेस आने वाले। अब हम पढ़ें कि अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा, अकाउंटिंग कैसे करनी है इस चीज़ की, हमें इसका लेखा कैसे करना है, लेखांकन कैसे करना है। दो कंपनीज परचेजिंग वेंडर, दोनों कंपनीज के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आएंगे। इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, देखिए अभी जो मैं एक्स्ट्रा एंट्री बता रही हूँ वो हमें करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो सारी एंट्रीज पढ़ी मैम वो करने की नीड ही नहीं, वो सब तो करनी है। ये एक्स्ट्रा एंट्री है, एडिशनल एंट्री है जो हमें और करनी पड़ेगी। क्या, अब इससे पहले हम इस चीज़ को समझे कि हुआ क्या। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के अंश खरीद रखे, मतलब कि वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल का कुछ पोर्शन ऐसा है जो परचेजिंग कंपनी के पास है। क्या वेंडर कंपनी को उस पोर्शन के लिए कोई पेमेंट करने की नीड है क्या परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड पोर्शन के लिए वेंडर कंपनी को किसी भी तरह का पेमेंट करने की नीड है क्या? दे नो, क्योंकि पेमेंट करने की नीड होती तो कंसिडरेशन निकालते टाइम हम यहाँ से और यहाँ से उस पोर्शन को हटाते ही नहीं, हमने हटा दिया, दैट मीन्स पेमेंट तो अब उनको हमें करना ही नहीं है। और जब पेमेंट ही नहीं करना है तो उस कैपिटल को होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना भी कहाँ तक सही होगा? नो, नहीं होगा। ये भी चीज़ हमारी गलत हो जाएगी कि हम होल्डर्स को पेमेंट करें। तो देखिए कि जनरली अभी तक हमने पढ़ा है कि कैपिटल को क्या किया जाता है, होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, रिजर्व्स वगैरह सब कुछ होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि एक बार तो ट्रांसफ़र दे देंगे, चलिए, लेकिन क्या उन होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा क्या? देन नो, पेमेंट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी खुद परचेजिंग कंपनी है और उसने खुद का पेमेंट करने के लिए हमें कुछ दिया भी नहीं है, ना तो इधर ना इधर, मतलब कोई सा मेथड हो, हमें उनसे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो परचेजिंग कंपनी के पोर्शन को हमें होल्डर्स के अकाउंट से कैंसिल करना है। समझ में आ रहा है? क्या किया जाएगा? विक्रेता कंपनी द्वारा, वेंडर कंपनी द्वारा परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड शेयर की अमाउंट को कैंसिल किया जाएगा। जितने शेयर्स खरीद रखे उससे रिलेटेड जो पोर्शन यहाँ पे कैंसिल हुआ उसी अमाउंट से हमें एक एंट्री करनी है, होल्डर्स को कैंसिल करना। देखिए, होल्डर्स के क्लेम को कैंसिल करना है, समझना। जब हमने उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करी तो हमने उनके अकाउंट को क्रेडिट किया, क्रेडिट करके हम कहते गए कि आप ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, क्रेडिट करते गए उनके अकाउंट। अब हम उन्हें नहीं देंगे, सबको नहीं, सिर्फ परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड उनको नहीं देंगे, तो उनको डेबिट कर दो, उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंट्री कैसे होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, देन मैम क्रेडिट, तो क्रेडिट करने के लिए तो एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। दैट्स, आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो परचेजिंग कंपनी का पोर्शन था उतनी अमाउंट से इस खाते को डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया, रियलाइजेशन। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूँ, दूसरा तरीका है या दूसरी एंट्री जो है ना वो ऐसे भी हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कि हम कैपिटल को ट्रांसफ़र ही ना करें रियल उसके अंदर होल्डर्स के अकाउंट में, सीधा उस कैपिटल को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अमाउंट का डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कैपिटल के बराबर की अमाउंट लिखनी है कि 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं, 10 वाले हैं तो 10,000 ही लिखना है, और इस एंट्री के अंदर यहाँ जो अमाउंट आती है ना नेट एसेट्स का पोर्शन वो लिखना है। तो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर ये वाला मेथड लगाएंगे
हम इस वाले अमाउंट के अंदर यहाँ पर जो पोर्शन आता है उससे कैंसिल करेंगे, ठीक है। आंसर दोनों से ही सही आएंगे, बस वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, तो उसमें कोई खास इशू नहीं है। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल मैच होगा, सही आएगा। दोनों ही तरीके हैं, हम इस वाले तरीके से ही करेंगे हमेशा। कोई कन्फ्यूज़न डाउट रहने की कंडीशन ही नहीं रखनी है अपने को यही वाली चीज़ ध्यान रखनी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इस एंट्री से हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में से जो पोर्शन है परचेजिंग कंपनी का उसको हटा देना है। चलिए, ये तो अकाउंटिंग हुई हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स में। अब हम देखें परचेजिंग, यही बस एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी वेंडर कंपनी की बुक्स में। अब हम देखें इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कि क्रेता कंपनी में इससे क्या इफेक्ट आने वाला। अब परचेजिंग कंपनी, तो पहले तो देखिए कि परचेजिंग कंपनी में इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब परचेजिंग कंपनी की एसेट साइड पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी नाम से एक इन्वेस्टमेंट शो हो रखा होगा, उस इन्वेस्टमेंट को ही कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करें? जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे वो तो कंपनी बंद होकर आपकी कंपनी में मर्ज हो गई, तो अब उन इन्वेस्टमेंट को रख के आप करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट तो रहे ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गए, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल करना होगा। इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस वाली होगी, क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे। डेबिट किसे करेंगे? तो डेबिट करने के लिए या तो गुडविल है या तो कैपिटल रिजर्व है। तो बिजनेस परचेज की एंट्री के टाइम अगर गुडविल आया तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व आया कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं था डिफरेंस तो गुडविल। एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी, जो कि इनके बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर शो रखा होगा, उस अमाउंट से हमें इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना है। यहाँ ध्यान रखना उस अमाउंट से ही करना है। 10,000 शेयर्स है 10 रुपये वाले, तो 10,000 के होते हैं। हो सकता है इन्होंने शेयर्स 9,000 में ही खरीद लिए, 9 पर शेयर के हिसाब से खरीद रखे हो सकता है इन्होंने शेयर्स 12 पर शेयर के हिसाब से खरीदो, तो 12,000 से इन्वेस्टमेंट शो का जिस भी अमाउंट से हो रहा है ना उस अमाउंट से कर दो। सिंपल समझ लो, उस इन्वेस्टमेंट को इनकी बैलेंस शीट से हटाना है, इसलिए बुक वैल्यू पर उन इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने के लिए ये वाली एंट्री पास की जाएगी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? हमने इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है। कौन सा? जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हो। वापस बता रही हूँ शॉर्ट में, हमने परचेज कंसिडरेशन देखा स्टूडेंट्स, क्या चेंजेस आए नेट एसेट्स मेथड में। पहले तो आप नॉर्मल अपनी नेट एसेट्स जैसे निकालते आए हैं अभी तक वैसे निकालो, एक एक एसेट लाइबिलिटी लिखो, डिफरेंस नेट एसेट्स। अब क्योंकि इस नेट एसेट में ये नेट एसेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स होती है, शेयर होल्डर्स में एक खुद परचेजिंग कंपनी है, तो उस परचेजिंग कंपनी का पोर्शन हटाओ, ये आउटसाइडर शेयर होल्डर्स के लिए, और ये हमारा परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड में हम शेयर्स पर रेशियो अप्लाई करते हैं, तो जितने शेयर्स परचेजिंग कंपनी के पास है उन पर रेशियो ही मत अप्लाई करो, रिमेनिंग पे रेशियो अप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो ये तो पीसी का हमारा था, परचेज कंसिडरेशन में क्या चेंजेस आते हैं। अब उसके बाद हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो वेंडर कंपनी क्या करेगी? परचेजिंग कंपनी का जो पोर्शन है उसको कैंसिल करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। और परचेजिंग कंपनी क्या करेगी? तो उन्होंने वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देगी, गुडविल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। आई चीज़ें समझ में? पॉइंट 100% आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। तो बस इन चीज़ों को दिमाग में रखना है जब क्वेश्चन के अंदर ये वाली कंडीशन आ जाए। ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा जो पहले हमने एंट्रीज पढ़ रखी है वो तो करनी ही है, उसके अलावा ये एडजस्टमेंट्स हमें और करने, तो नोट कर सकते हैं आप इसे। इसके बाद अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे। अभी हमने पढ़ा परचेजिंग ने वेंडर में शेयर होल्ड कर रखे, दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे वेंडर ने परचेजिंग में शेयर होल्ड कर रखे, और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे कि जब दोनों ने एक दूसरे में शेयर्स होल्ड कर रखे। चलो, जब वेंडर
कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो। अब यहाँ पहले इस कंडीशन को अच्छे से समझते हैं, हमें ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी। तो स्टूडेंट्स, पहले वाले कंडीशन में हमने देखा कि परचेजिंग कंपनी के एसेट्स में शो रखा होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो इसके अंदर क्या होगा, वेंडर कंपनी के इन्वेस्टमेंट में शो रखा होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यही होगा ना। तो अब करना क्या है हमें, पहले हम देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में कहाँ और क्या क्या चेंज आएंगे। देन फर्स्ट यहाँ हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वही दो मेथड है ना, फर्स्ट हमारा नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में क्या डिफरेंस आएंगे स्टूडेंट्स, तो नेट एसेट्स मेथड में अभी तक हम क्या कर रहे थे, जनरली हमारे नेट एसेट्स फाइंड आउट कर रहे थे, उसके बाद हमारे पास जो भी आती थी नेट एसेट्स वही परचेज कंसिडरेशन थी। तो यहाँ भी यही किया जाएगा, एक बार के लिए ऑल एसेट्स, मतलब जिन जिन एसेट्स को हमें लेना है कैलकुलेशन में उनको लेंगे, माइनस ऑल लाइबिलिटीज़, जो जो लाइबिलिटीज़ हमारी कैलकुलेशन में शामिल होती हैं उनको करेंगे। डिफरेंसेस आर नेट एसेट्स, और यही हमारा जनरल केसेस के अंदर क्या हो जाता है, परचेज कंसिडरेशन। और यहाँ इस नेट एसेट्स के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई चेंज नहीं, जैसे हम नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ तक करते जाएंगे। वहाँ जब पहला टॉपिक हमने पढ़ा वहाँ हमने यहाँ से एक पोर्शन माइनस किया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वेंडर कंपनी ने खुद परचेजिंग के शेयर होल्ड कर रखे, परचेजिंग का तो इनकी नेट एसेट में कोई पोर्शन ही नहीं है ना, तो फिर वैसा कुछ माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नेट एसेट्स अपॉन इशू प्राइस, जिस भी रेट पर कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है उसके हिसाब से हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे। अब करना क्या है, इन शेयर्स, नॉर्मल केस में क्या होता समझना, नेट एसेट्स आई, हमने पता कर लिया, मान लो कि 50 लाख रुपए आ रही है, वो 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये पे इशू कर रही है, तो वो क्या कर देगी, 50,000 शेयर इशू कर देगी। कैश सॉल्व, हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार ₹50 लाख इज आर परचेज कंसिडरेशन इन जनरल केसेस। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए हमारे आगे 50,000 शेयर, परचेजिंग कंपनी कहे कि हम आपको 50,000 शेयर्स देंगे, लेकिन आपके पास पहले से ही तो हमारे कुछ शेयर्स हैं, आपके पास पहले से ही तो हमारे कुछ शेयर्स है जो आपने इन्वेस्टमेंट में दिखा रखा है। अब उन इन्वेस्टमेंट को हम ले, हमारे शेयर्स को हम वापस लें, फिर आपको वापस दें, इससे मच बेटर इतने कम ही हम आपको दे दें। आपके पास मान लीजिए वेंडर कंपनी के पास 5,000 शेयर्स पहले से है परचेजिंग कंपनी की, तो परचेजिंग कंपनी कहेगी भैया 5,000 शेयर्स तो आपके पास है, 45,000 हम और दे देते हैं, हो गए 50,000, दे दो अपने शेयर होल्डर्स को। आपको अपने शेयर होल्डर्स को तो 50,000 शेयर देने, 5,000 पहले से पड़े, 45 हम और दे देते हैं, दे दो 50,000 शेयर होल्डर्स को अपने, खत्म केस। तो बिल्कुल यही होगा, इन नंबर ऑफ शेयर्स में से माइनस किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय वेंडर कंपनी, क्योंकि आपके पास जब पहले से ही परचेजिंग कंपनी के शेयर्स हैं तो उन शेयर, मतलब यहाँ जैसे शेयर्स आ गए माइनस करना है, उन शेयर्स में से आपको वापस से क्यों दिए जाएंगे, उतने शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, रिमेनिंग इज आर परचेज कंसिडरेशन। ये शेयर्स हमारे परचेज कंसिडरेशन है, ये शेयर्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपए में भी आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स मेथड से, जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग की। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना स्टूडेंट्स अच्छे से, जनरली निकाल लो, 50,000 शेयर्स आगे मान लो,
देगी परचेजिंग कंपनी हमेशा तो, लेकिन जब 5,000 आपके पास उनके ऑलरेडी पड़े तो वो आपको और 5,000 क्यों दे? नहीं देगी ना, फिर बचे 45,000 दे देगी और आपके शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड आउट होगा नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन। अब इसके बाद हम पढ़े नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, देखिए नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या? तो नेट पेमेंट मेथड मीन्स कुछ रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इतने शेयर के बदले इतने शेयर देने हैं, दैट्स ऑल। तो ठीक है, दे देते हैं। अब यहाँ समझना, पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका नॉर्मल रेशियो अप्लाई होता है बिल्कुल वैसे ही हम नॉर्मल रेशियो अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी। बिल्कुल नॉर्मल रेशियो, मान लीजिए इनके पास 50,000 शेयर्स हैं, इन्होंने कहा हम 2 के बदले 1 शेयर देंगे, तो यहाँ हमारे पास मान लीजिए कि 25,000 शेयर्स आ गए कि परचेजिंग कंपनी से हमें 25,000 शेयर्स देने। बट अभी क्या है, वेंडर कंपनी के पास ऑलरेडी परचेजिंग कंपनी के कुछ शेयर्स है, तो सिंपल यहाँ से माइनस कर लो नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय वेंडर कंपनी। जब आपके पास पहले से ही शेयर्स हैं तो उतने शेयर्स तो एटलीस्ट अब आपको ना दिए जाए, घटा दो, रिमेनिंग हमारा परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स आ जाएगा। मैम रुपीज़ में कैसे? तो इशू प्राइस तो दे रखी होगी ना, 100 वाला शेयर 100 पे इशू कर रहे, 12 पे इशू कर रहे, 112 पे इशू कर रहे, 120 पे इशू कर रहे, जो भी रेट, उस हिसाब से हमें अमाउंट भी पता चल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही ना, सिंपल सी चीज़ है। तो जब वेंडर कंपनी के पास पहले से परचेजिंग कंपनी के कुछ शेयर्स हो तो उतने शेयर्स अब वापस से नहीं दिए जाएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे देंगे। तो दोनों ही मेथड में पहले आपको नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने और फिर नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड उनको माइनस कर देना है, हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। तो ये तो हुई हमारी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। अब हम अकाउंटिंग देख लें। फर्स्ट देखें इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी कि वेंडर कंपनी की बुक्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वेंडर कंपनी के पास तो इन्वेस्टमेंट शो हो रहे हैं ना इन द शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो बिल्कुल वो तो शो हो रहे हैं। अब एक चीज़ समझना स्टूडेंट्स कि परचेजिंग कंपनी आपके पास पहले से जितने शेयर उनके हैं ना उतने कम शेयर्स देने वाली है। ये चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास जितने हैं उतने कम मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि हो सकता है कि पहले हमने जो शेयर्स खरीदे, मान लीजिए 100 वाला शेयर है, वो शेयर हमने तो 95 पे खरीदा हुआ। कितने पे खरीदा हुआ? 95 पे खरीदा हुआ। और अब जो हमारी परचेजिंग कंपनी है वो हमें परचेज कंसिडरेशन के लिए शेयर दे रही है 120 रुपए की रेट पे। कितने का हो गया उसका एक शेयर? अब 120 रुपए का। पहले वो शेयर कितने का था? 95 का। अब जो नए शेयर आ रहे हैं वो 120 रुपए के हैं। अगर नॉर्मल समझा जाए, मान लीजिए अमालगमेशन वगैरह कुछ नहीं होता और परचेजिंग कंपनी अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करवाती और हमें पता चलता कि एक कंपनी जिसके शेयर हमने खरीद रखे हैं 95 की रेट पर, वो शेयर हो गए हैं 120 रुपए के। 25 पर शेयर का प्रॉफिट दिख रहा है क्लियर सा, 25 पर शेयर का प्रॉफिट। तो होगा क्या? बिल्कुल जो परचेजिंग कंपनी के शेयर्स वेंडर कंपनी ने खरीद रखे हैं ना, उनका रिवैल्यूएशन होगा और रिवैल्यूएशन पर अगर कोई प्रॉफिट या फिर लॉस आता है ना, उससे रिलेटेड एंट्री होगी। समझना, कोई इन्वेस्टमेंट को कैंसिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स है ना परचेजिंग कंपनी के, उनको कैंसिल क्यों करना है? वो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को दे दोगे, कैंसिल करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हमने जो पहले शेयर खरीद रखा है वो और अब जो नए शेयर्स जिस रेट पर आ रहे हैं वो, क्या उनकी रेट्स में डिफरेंस है? और डिफरेंस है तो उनको इक्वल करो। जो नए शेयर्स आ रहे हैं उनके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है।
दोनों केस है, अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पर या फिर लॉस है रिवैल्यूएशन पर, तो हम दोनों सिचुएशंस को पढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो हमें पता कैसे चलेगा मैम प्रॉफिट है कि लॉस? तो बहुत सिंपल ना, आपके शेयर्स पहले 95 की रेट पर बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, नई शेयर्स जो आ रहे हैं परचेजिंग कंपनी से 120 की रेट पर आ रहे हैं, तो 25 रुपये का प्रॉफिट, आपके इन्वेस्टमेंट 25 रुपये पर शेयर से बढ़ गए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़े, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस के साथ होते हैं, बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो। तो एंट्री कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसको कर दो डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ तो प्रॉफिट हो चाहे तो लॉस हो, अकाउंट हमारे पास एक ही है, रियलाइजेशन। सेकंड, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी तो हो सकता है। पहले हमने मान लीजिए उस कंपनी के शेयर्स 105 रुपये की रेट पे खरीद रखे, मार्केट से खरीदे, 100 वाले शेयर हो सकता है 105 में बिक रहे थे तब, हमने तो 105 पे खरीद लिया। अब वो कंपनी तो हमें 100 वाला शेयर 100 पे इशू कर रही, तो हमने पहले जो शेयर दिखा रखे वो तो 105 वाले हैं, उनको अब 100 पे लाना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी वैल्यू। डेबिट है, कम करना है तो उसको क्रेडिट करो, डेबिट करने के लिए एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसकी रिवर्स एंट्री। आई बात समझ में? ये अकाउंटिंग होती है वेंडर कंपनी की बुक्स में। अब आते हैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रही हूँ मैं सेकंड, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो अब पहले तो हम देखें कि परचेजिंग कंपनी में इंटर कंपनी होल्डिंग्स की वजह से क्या इफेक्ट आ रखा होगा। पहले तो कोई इफेक्ट नहीं आ रखा होगा, क्यों? क्योंकि परचेजिंग कंपनी की तो नॉर्मल कैपिटल इशू थी, अब उसमें से कुछ वेंडर कंपनी ने लिया है तो परचेजिंग कंपनी को उसे अपनी बैलेंस शीट में अलग से थोड़े ना शो करेगी, उसको तो कुछ करने की नीड नहीं, तो परचेजिंग कंपनी में पहले तो कोई इफेक्ट आ नहीं रखा होगा। अच्छा, अब वेंडर कंपनी के पास जो पहले से शेयर्स थे, क्या उनको कैंसिल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वेंडर कंपनी ने वो अंश अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए एज अ परचेज कंसिडरेशन, इसीलिए तो वहाँ हमने कम उनको शेयर्स दिए ताकि वो शेयर्स उनके परचेज कंसिडरेशन के रूप में उनके शेयर होल्डर्स को मिल जाए। तो परचेजिंग कंपनी को कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है? ना तो कुछ कैंसिल करना, ना तो कुछ और शेयर्स लेने देने, कुछ नहीं करना ना उन नंबर ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखना सिर्फ इतना कि वेंडर कंपनी की एसेट जब आप डेबिट करते हैं ना बिजनेस परचेज की एंट्री में, वहाँ पर वेंडर कंपनी की जो एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसको नहीं लेना है, इस इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, इसको लिखना ही नहीं है परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी को नहीं लिखा जाएगा। बस पूरी लाइन लिख देती हूँ, बिजनेस परचेज करते समय वेंडर कंपनी के इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी को नहीं लिया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। उसके अलावा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है। हम समझे इस चीज़ को, तो भी मैंने भी समझा ही दिया कि कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर नहीं करेंगे एंट्री, दैट्स ऑल। अब आई चीज़ें समझ में, दो कंडीशन पढ़ ली स्टूडेंट्स। पहली, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, पोर्शन घटाना, वो सारी चीज़ें, अकाउंटिंग सब कुछ समझा दिया। सेकंड हमने पढ़ा जब वेंडर ने परचेजिंग के शेयर्स होल्ड कर रखे हो। एक बार क्विक रिवीजन इस टॉपिक का, क्या हुआ? वेंडर ने परचेजिंग के शेयर्स होल्ड कर रखे, नेट एसेट मेथड, परचेज कंसिडरेशन, नॉर्मल कैलकुलेट की नेट एसेट्स, यहाँ से हम नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी तक हम करते आए कि कितने शेयर्स देने, इशू प्राइस के हिसाब से देख लिए। अब कुछ शेयर्स जो कि वेंडर कंपनी के पास ऑलरेडी है, उतने और शेयर्स परचेजिंग कंपनी ना दे, रिमेनिंग पे कर दे, तो रिमेनिंग विल बी आर परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? अब
नेट पेमेंट मेथड हमने देखा, तो यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स नॉर्मली कैलकुलेट करके निकाल लेंगे पहले तो कि कितने होते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे पहले से आपके पास जितने शेयर्स, रिमेनिंग विल बी आर परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स, रुपीज़ पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रुपीज़ पे परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अकाउंटिंग करते हैं तो वेंडर कंपनी की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट शो हो रखे होते हैं, मैंने कहा था कि पहले से जिस रेट पर शेयर खरीदे हुए और अब परचेजिंग कंपनी जिस रेट पर शेयर दे रही है, उन दोनों रेट्स में डिफरेंस होना पॉसिबल है, तो उस डिफरेंस को कवर अप करना है। हमें नए शेयर्स मिल रहे हैं, उनके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, पुराने जो शेयर्स हमने पहले से खरीद रखे उनकी रेट में देखें कि नए शेयर्स के कंपैरिजन में, मतलब नए शेयर्स में वृद्धि हुई है मूल्य में या कमी, तो प्रॉफिट है या लॉस है रिवैल्यूएशन पर, उस प्रॉफिट या फिर उस लॉस का हमें एडजस्टमेंट करना है। तो प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट पहले से डेबिट होता है, उसको और बढ़ा दो, लॉस है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, उसको क्रेडिट करके उसको कम कर दो, तो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, तो परचेजिंग कंपनी की बुक में कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री करने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परचेजिंग कंपनी की बुक्स में तो इससे रिलेटेड कोई भी इफेक्ट शो हो ही नहीं रखा है, और जब कोई इफेक्ट शो ही नहीं हो रखा है तो हमें किसी इन्वेस्टमेंट को किसी को कैंसिल करने की नीड भी नहीं है। बस वेंडर कंपनी का ये जो एक एसेट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि उनके परचेजिंग कंपनी के शेयर्स में ही क्या हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को हम बिजनेस परचेज करते टाइम पे नहीं लें, इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ कि जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो। अब इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक बचता है कि जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में शेयर्स होल्ड कर रखे हो। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को वापस सुनिए, समझिए और नोट्स आप प्रॉपर इसके प्रिपेयर कर लीजिए। आगे अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।